रमेश जेके हम दोनों का ये दूसरा एपिसोड है और आप सभी को कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने देखा है, हमने पहला एपिसोड चलाया था जिसमें रमेश भाई का जो काम है उसको लेकर के हमने चर्चाएं की थी। और ऐसी ही चर्चा जो अरुणाचल के लिए, अरुणाचल के विकास के लिए, अरुणाचल के समाज के लिए जो लोग काम करता है उनको समाज के सामने रखना जरूरी है, और ताकि उनका जो सोच विचार है ये लोगों तक पहुंच सके, खासकर उन तमाम युवाओं के साथ जो आने वाला समय में अरुणाचल को चलाने वाले हैं। तो उन तमाम तक ऐसे अच्छा मैसेज जो है पहुंचाना जरूरी है। तो सबसे पहले रमेश, आपको मैं अरुण भूमि स्टूडियो में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमने लास्ट टाइम इस विषय पर चर्चा की थी कि रमेश जेके दरअसल एक डिफेंस एकेडमी में पढ़ते हुए ब्लड डोनेशन को लेकर के किस तरह सोचा था और ब्लड डोनेशन उन्होंने कब शुरू की थी, और अभी तक अरुणाचल प्रदेश में ब्लड डोनेशन को लेकर के उनका नजरिया क्या है, और खासकर उन तमाम लोगों के लिए जो हर दिन जो है ब्लड की जरूरत होते हैं। उस तमाम ब्लड की जरूरत को जो है पूरा तो नहीं सही लेकिन कुछ को कम करने के लिए रमेश जेके जो है लगातार कोशिशें करते हैं। खासकर जो है ट्रिम्स और हम कहते हैं कि आरके मिशन हॉस्पिटल में उनके टाइप में हमेशा ब्लड डोनेशन करते हैं, और वो जो है एक ब्लड सेंटर है जहां पर जो है ब्लड को अवेलेबल कराने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन आज हम उस विषय से हटकर हम इनसे सवाल करेंगे। पहला सवाल यही है कि आप ब्लड डोनेशन करने के साथ साथ आपका मन में ऐसे कौन सा विचार आया कि आपको जो है डेस्टिट्यूट और अबेंडन के लिए आपको काम करना चाहिए, मतलब खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर के? जी, एक्चुअली मन में ऐसा कभी नहीं था कि मुझे अबेंडन डेस्टिट्यूट के लिए करना है। एक्चुअली मेरे लिए ये था कि कभी सोचा नहीं था कि हमारे जो अरुणाचल जैसे इतना सुंदर स्टेट में, इतनी सुंदर राज्य में भी हमारे लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अबेंडन कर देते, उन्हें मतलब असहाय उनको छोड़ देते हैं, उन्हें अनाथ कर देते। कभी मन में कभी नहीं था, और मैंने इससे पहले भी कभी देखा नहीं था, तो मन में कभी विचार नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कोई अबेंडन डेस्टिट्यूट ओल्ड एज के लिए भी मैं करूँगा करके, ऐसा कभी विचार नहीं था। बट कभी कभी होता है ना, कुछ हादसा, कुछ इंसिडेंट आपको अंदर से आपको झंझोर के रख देते हैं, आपको ऐसे डिसीजन लेने में मजबूर कर देते हैं कि यस हमको ये करना है। तो ऐसे ही हादसा की वजह से, ऐसे ही दुखदाई माँ, बुजुर्ग माँ की वजह से, ऐसे ही दुखदाई जो बुजुर्ग पिता है उनकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि ब्लड डोनेशन तक मैं सीमित नहीं रहूँगा। ब्लड डोनेशन के साथ साथ, लाइफ सेविंग के साथ साथ मैं ऐसे बुजुर्ग माता पिता जिनको उनके बच्चे, उनके परिवार अस्पताल में ला के छोड़ के जाते हैं, ऐसे असहाय लोगों को, बुजुर्ग माता पिता के लिए भी मैं काम करूँगा, उनका सहारा बनूंगा। ये मन में सोच के बाद में मैंने ये काम शुरुआत की। ये ताकत आपको कहां से आती है? क्योंकि आज के युग में हम लोग बोलते हैं, सभी लोग को पता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि दुनिया जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जब तेजी से आगे बढ़ता है तो लोगों का मन में ये रहता है कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है, हमको नौकरी करनी है ताकि अपना परिवार को चला सके, और लोगों के जो मन में जो है ऐसे एक भावना पैदा कर सके कि हम जो है पैसे वाले हैं या फिर हम जो है बहुत धन दौलत वाले हैं। क्योंकि लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, क्योंकि जो समाज में जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से डेस्टिट्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसका असहाय या फिर जिसका कोई नहीं होता है, या फिर अपने जो बुजुर्ग माता पिता को जो है सड़क पर छोड़ना, और सड़क में घूमते हुए दिखाई भी देता है लेकिन उनको जो है उठाकर अपना घर में लेके नहीं जाना। 21वीं सेंचुरी में ऐसे सोचने और समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आपको ये ताकत कहाँ से आता है ऐसे काम करने के लिए? मुझे उन लोगों से आता है जो असहाय होते हैं, जो लाचार होते हैं, और वो हाथ फैला के लोगों से कहते हैं कि मुझे मदद चाहिए, मुझे बहुत भूखा है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तंद लग रहे हैं, मुझे शरीर में ओढ़ने के लिए, शरीर को गर्मी देने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। ऐसे लोगों, ऐसे असहाय, ऐसे दुख तकलीफ, लाचार, पीड़ित से ही मुझे ताकत मिलती है कि मुझे ऐसे लोगों के लिए काम करना है। तो मेरे लिए जो प्रेरणा का जो स्तोत्र है, जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए वो लोग हैं जो असहाय है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो तकलीफ है, जो बीमार है, उन लोगों से ही मुझे ऐसा काम करने को मुझे ताकत मिलता है। ऐसे कई बार हम जब आपके साथ हमने न्यूज़ बनाया है और आपके काम को हमने देखा है, जब हम लोग शमशान घाट की बात करते हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, उसके बाद लोगों को जलाया जाता है, मतलब अंतिम उनका जो है राइट्स होता है। हमने भी आपके साथ हमने कई दफ़ा हमने काम आपके सोशल सर्विस में भी मैंने शिरकत करने की कोशिश की है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं। कभी कभी लोगों का मन में ये भी धारणा रहता है, और जब न्यूज़ या फिर आप फेसबुक में आते हो अपने पेज में, उस समय ये लिखता है कि रमेश जेके जो है ऐसे करके मतलब क्या दिखाना चाहता है। लोगों का मतलब कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा और ऐसे काम करके आपको क्या मिलेगा। ऐसे बहुत लिखने वाला भी होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं।
उसको आप किस प्रकार देखते हैं? जो लोग आपको बोलते हैं कि ऐसे काम करके क्या फायदा होगा, क्या सेवा भाव से या फिर निस्वार्थ भाव से सेवा करना सही है या फिर गलत है? आपके नजरिया से इसको आप क्या देखते हैं? नहीं, सेवा करना जो सेवा होता है ना, ये अगर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं ना, ये सेवा है। अगर स्वार्थपूर्ण काम कर रहे हो आप, इन रिटर्न कुछ सोच के कर रहे हो, वो सेवा कभी नहीं हो सकता। और जैसे आपने कहा है, सच्ची बात है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि आप ये कर रहे थे, इसके पीछे ये इंटेंशन हो सकता है, आप ऐसे कर रहे हो तो आप क्यों दिखाने का प्रयास कर रहे हो। अक्सर मैं बोलता हूँ कि लोग कम्युनियल नहीं होना है, रिलीजियस नहीं होना है, तो कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि रिलीजियस होना ज़रूरी है, क्यों नहीं होना है। तो देर सारा मुझे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, लेकिन उससे मैं कमज़ोर नहीं होता हूँ, उससे मुझे ताकत मिलता है। मुझे लगता है कि लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो मुझे उन लोगों को ये दिखाना है कि जो आप सोच रहे हो ना, आप बोल रहे हो ना, आप गलत बोल रहे हो। एक सुंदर से कहावत है, लोग बोलते हैं ना, जिस पेड़ में पल होता है ना, लोग पत्थर वही मारते हैं। लेकिन उस पेड़ को कभी वो पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि तू मुझे पत्थर मारता है ना, मैं तुझे अपनी पेड़ की पल मैं खाने को नहीं दूंगा। वो पेड़ पत्थर को सहता है, फिर भी अपना पल खाने को लोगों को देता है, समाज को देता है। तो मुझे लगता है कि समाज में सिर्फ नहीं है, समाज में कोई भी अच्छे काम करने वाला को कुछ ना कुछ रोकने वाले, टोकने वाले, बोलने वाले मिलेगा ही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे लोग आपको बोल रहे हैं तो उनको भी आप खुशी के साथ, एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उसको भी वेलकम करना चाहिए। उनको भी साथ में जोड़ने का कोशिश करना चाहिए कि नहीं मेरे बंधु, मेरे भाई, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप मेरे साथ जोड़िए, मेरे साथ काम कीजिए, शायद तब आपको पता चलेगा कि काम सही है या गलत है। तो मेरे लिए ऐसे लोग भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन से, एक ताकत है। मैं उनको अपना दुश्मन या अपना कमजोरी का कारण कभी नहीं मानूंगा, ना मैं मानता हूँ। बिल्कुल, ऐसे कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि गीता में ऐसे बहुत श्री कृष्ण ने बहुत उपदेश देते हुए ये कहा गया था। और इसको जो है जब हम लोग धर्म की बात करते हैं तो हिंदू समाज के लोग इसको बहुत मानते हैं। और हिंदू समाज ही नहीं, जो लोग मतलब ऐसे चीज़ को जो बिलीव करते हैं, जो विश्वास करते हैं, इस चीज़ को मानता है कि हमको सिर्फ एक इंसान है तो कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया हुआ है कि कोई किसी को जो है राजनेता बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को समाज सेवी बनाया है, किसी को न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए बनाया है, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया। लेकिन इंसान को हमको भगवान ने बनाया है तो हम लोग इंसान को जो है एक दूसरे को जो है हमेशा प्रेम करते हुए, प्यार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं सिखाता है कि किसी को बैर करने के लिए या फिर किसी को दुश्मनी करने के लिए कभी नहीं सिखाता है। रमेश जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या इस काम को करते वक्त जब आप अबैंडन या फिर डेस्टिट्यूट को जब आप उसको, क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि जब आप इस काम को करते हो, कभी ऐसे तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जिसमें धर्म बीच में नहीं आता होगा। शायद हो सकता है कि आपने कभी हिंदू धर्म के लोगों को मदद किया होगा, क्रिश्चियन धर्म के लोगों को मदद किया होगा, और ये मुस्लिम धर्म के लोगों को मदद किया होगा, सिख को किया होगा, बौद्ध को किया होगा, अलग अलग प्रकार का होता है। क्या कभी जब ये काम करते वक्त क्या आपको कभी लगता है क्या कि हमको जो है रिलीजियस नहीं होना चाहिए, कि क्या हमको सिर्फ एक इंसानियत होने के साथ लोगों को मदद करना चाहिए? इसमें आपका क्या राय है? नहीं, एग्जैक्टली मैंने जब सेवा वाले जो कार्य शुरू किया, स्पेशली ब्लड डोनेशंस, और ब्लड डोनेशंस के दौरान मुझे बहुत धर्मों को सेवा करने का अवसर मिला। मैं ईसाई धर्म को भी मैंने सेवा की, मैंने बौद्ध धर्म को भी मैंने सेवा की, मैंने हिंदू धर्म को भी मैंने सेवा की, जो हमारे इंडिजिनस है दोनी पोलो को भी मैंने सेवा की। उसके बाद जो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो रिलीजियस को भी मुझे सेवा करने का मौका, अवसर मुझे मिला। और तब मैंने सीखा कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप कोई भी धर्म का हो ना, हमारे जो खून होता है ना वो लाल ही होता है। तो हिंदू का खून मुसलमान में जा सकता है, मुसलमान का खून बौद्ध धर्म में जा सकता है, बौद्ध का खून ईसाई में जा सकता है। अगर ऊपर वाला हमको अलग नहीं बनाए तो हमको अलग नहीं होना है। तब मैंने एक चीज़ सीखा, तब से मैंने लोगों को बोलना शुरू किया कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हमको एक आइडियल रखना चाहिए, एक आइडियोलॉजिस्ट हमको रख के उसको प्रार्थना कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे लिए जीसस क्राइस्ट के रूप में हो सकता है, मेरे लिए दोनी पोलो के रूप में हो सकता है, मेरे लिए भगवान बुद्ध के रूप में हो सकता है, रूप कोई भी हो सकता है। लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो रूप अलग अलग होने से उनका शक्ति एक है, और उसका जो शक्ति और उसका मैसेज यही है कि इंसानियत, सेवा से बढ़कर कोई धर्म होता ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से तो ये जरूर मैं लोगों को बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। क्योंकि जब इंसान जब है बीमार होता है या फिर खून की ज़रूरत होता है, उस समय धर्म पूछा नहीं जाता है। क्योंकि हर किसी को जब मुसीबत में होता है तो उस समय
जो है खून जब जरूरत होता है ना, वो खून जो है किसी भी धर्म का हो सकता है। बस आपको ये मान के चलना है कि एक इंसानियत होने के नाते हमको एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से रमेश भाई ने कहा है। अगला आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत लोगों को मदद की है जो असहाय है, जिसका कोई नहीं होता है, उनको आपने बहुत मदद किया। खासकर हमने स्क्रीन में भी हमने चला के रखा हुआ है कि जिसमें आप मेडिकल करते हुए दिखाई देता है, जिसमें आप पीड़ित को जो है इलाज करवाते हुए और उनको जो है खिलाते हुए भी नजर आता है। ऐसा आपके समय में, यानी जब आप इस काम को करते वक्त जो है, ऐसे कुछ कहानी होगा जिसमें आपका जो है इमोशनल अटैचमेंट रहा होगा, मतलब जो आपका भावना जो है ना, मतलब उन पीड़ित के साथ में जुड़ा होगा, और ऐसे कुछ कहानी होगा जो मतलब लोगों को बताया जाना चाहिए कि आपके साथ कौन सी ऐसी घटना है जिसको आप हमेशा नहीं भूल सकते, ऐसे कुछ कहानी। जी जरूर जरूर, मेरे पास ऐसे अनेक कहानियां हैं, ढेर सारी कहानियां हैं, क्योंकि मैंने इस काम 15 साल मैंने बिताया। इस 15 साल में मैंने अनेक लोगों से मिला, अनेक बुजुर्ग माता पिता से मिला, अनेक प्रकार का जो लाचार परेशानी लोगों से मिला। मेरे पास तो कहानियां अनेक है, बट मेरे पास ऐसे कुछ कुछ कहानियां हैं मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। और मेरा इस कहानी सुनाने का और बताने का बस एक ही इंटेंशन है, एक ही उद्देश्य है कि समाज में इस प्रकार का गतिविधियाँ ना हो, समाज में इविल थॉट्स ना हो, समाज में बुरा ख्याल ना रखे, सबकी सोच अच्छी रहे। तो इसीलिए मैं कहानी ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। एक कहानी है जो मुझे अपने इस जीवन काल में मुझे पहला अबंडन बुजुर्ग माँ मुझे मिला, वो है 2014 एंड 6 जून। ये डेट को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और आप देखेंगे जून महीने, जुलाई महीने, अगस्त महीने गर्मी के साथ साथ बहुत बरसात की मौसम रहता है, और उस समय आम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं अपने जो रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए। तो उस दौरान मुझे एक मेडिकल से कॉल आया कि किसी पालाना को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उनको ब्लड दे के हम जैसे हॉस्पिटल से बाहर आया, नाहरलगन ट्रिम्स तब जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था, जैसे हम लोग बाहर आके कैंटीन में लाइट रिफ्रेशमेंट कर रहा था छोटा सा होटल पे। तो हम लोग जैसे ही कर रहा था तो पीछे से एक बुजुर्ग महिला ने, माँ ने मेरे कपड़े को खींचा, और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने बोला कि बेटा हमको कुछ खाने को दे दीजिए, खाने को दो, मैं काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। तो मैंने उनको एक ब्रेड खरीद के मैंने उनके हाथ में दिया, वो उनको पट से खाया, फिर दोबारा मेरे आगे हाथ फैलाया, फिर से मैंने ब्रेड खरीद के दिया, फिर उसने खाया। फिर मैंने पूछा कि आपको चाय पीना है? बोला हाँ बेटा चाय पीना है। तो मैंने उनको चाय पिला और एक पानी का बोतल दिया। वो ऐसे पी के जा रहा था, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये तो देखने के लिए हमारे जैसा है, हमारे ट्राइबल माँ जैसा लग रहा है, फिर हमारा ट्राइबल है तो ये भीख मांग क्यों रहा है? इनकी परिवार कहाँ है, इनकी सोसाइटी कहाँ है, इनकी कम्युनिटी कहाँ है? तो मुझे बहुत दुख लगा। तो मैंने उनको पीछे से आवाज़ किया कि अरे अने आप रुको। मैं उसको माँ करके मैंने बोला कि माँ आप रुकिए, तब वो रुका। तो मैंने उनको पूछा कि आपका परिवार कहाँ है, आप क्यों भीख मांग रहा है, कि आप हमारा अरुणाचल का है? वो बोला हाँ मैं यहाँ का ही हूँ बेटा। फिर मैंने बोला आपका परिवार कहाँ है, आप क्यों ऐसे भटक रहे हैं? तो वो जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार 4 बार जब मैंने बहुत प्रेशराइज करके उनको बोला, तो वो पहले तो बहुत रोया। रोने का बाद बोला कि बेटा मुझे ना मेरा पति और मेरा बेटा इलाज करेगा बोल के दूर दरार बस्ती से लेके आया, और बोला कि बेटो पानी लेने जाएगा बोल के गया, और 4 दिन से लौट के नहीं आया। और बेटा मैं 4 दिन से भूखा हूँ, 4 दिन से प्यासा हूँ, एक ही कपड़े में भिगा हुआ कपड़ा से मैं बैठ रहा हूँ। बेटा हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, और आज 4 दिन के बाद आज हमको कुछ खाने और पीने को मिला है। भगवान बेटा आप हमेशा खुश रहो, आपको भगवान हमेशा खुश रखे। तो वो जब ऐसे बोला तो मुझे ऐसा एक मेरे अंदर एक ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो गया कि बस रोने के अलावा और एक गंभीर सोच मेरे अंदर पैदा हो गया कि क्या हमारे समाज आज भी ऐसा है, जो अभी 20th सेंचुरी में क्या आज हमारे लोग डेवलपमेंट होने के वजह, हम लोग उन्नति करने के वजह, क्या हमारा लोग फिर से वही ज़माने में लौट के जा रहा है? तो विचार आके मैंने उनका हाथ को पकड़ा, माँ का हाथ को पकड़ा, तो बहुत फीवर था। तब मैंने उनको कैजुअलिटी वार्ड में लेके गया, और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि बुखार होने का कारण इनको कैंसर है। तो वो बोला कि हो सकने से आप एक बार ऑन्को डिपार्टमेंट में जाइए और ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर डॉक्टर है उनसे इनको मिलवाइए। जब हम लोग ने गया तो वो एक शॉल उड़ा हुआ था, तो शॉल काफ़ी भीग गया था, तो मैंने शॉल को हटाया और वो एक कॉटन सा कपड़ा पहना हुआ था। जब मैंने उसको कोशिश किया कि उसका शरीर से बहुत बैड स्मेल आ रहा था, तो मैंने पूछा, तो माँ बोला ये हमें तकलीफ होता है। तब देखने का कोशिश किया तो उसका अंदर पूरा ये सर चुका था, छाती, तो उनका जो कॉटन का कपड़ा चिपक गया स्किन में पूरा। तब बाद में मुझे पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है।
तो डॉक्टर्स और हमें उनको ट्रीटमेंट करना था और ट्रीटमेंट करने के लिए उनकी जो घाव है उनको देखना था। तो हम लोग ने एनेस्थेशिया दिया और हम लोग ने बोला कि आपका घाव को देखने के लिए, इलाज करने के लिए आपका शरीर से आपको कपड़ा को अलग करना पड़ेगा, उसके लिए स्किन को काटना पड़ेगा। तो माँ ने बोला कि नहीं बेटा जो करना है करो, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत समय से परेशानी हो रहा है। तब हम लोग ने वो ब्लेड लिया और धीरे धीरे हम लोग ने काटना शुरू किया। लगभग 45 मिनट लगा उस कपड़े को उसके शरीर से अलग करने को। भैया आप सोच के देखिए, हमारे शरीर में एक छोटा सा कट होता है, उस कट में हम अगर कॉटन डालता है या बैंडेज करता है, कुछ कारणवश वो बैंडेज या कॉटन शरीर में चिपक जाता है तो कितनी दर्द होता है उनको शरीर से अलग करने का। सोचो वो माँ का शरीर में वो पूरा कपड़ा काफ़ी दिनों से चिपका हुआ था, कितना दर्द और परेशानी शायद ना मैं समझ सकता हूँ, ना आप समझ सकते हो, ना वो लोग समझ सकते हो जो ये सिचुएशन में नहीं रहा होगा। वो लोग समझ सकते हैं जो ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में रहा होगा। बस वो माँ को ऐसा करके जब निकाला तो उनके शरीर में छोटा छोटा होल था, चेट ना, उस होल के अंदर बहुत ढेर सारे पूक। तब हम लोग ने बाद में उसकी पूक को जितना हो सका हम लोग ने साफ की। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करके कीमोथेरेपी शुरू करना पड़ेगा। जब हम लोग ने जनरल वार्ड में एडमिट किया तो उसके शरीर से बहुत बैड स्मेल आता था, बदबू। तो आम जनरल पेशेंट लोग कंप्लेन करता था कि ये बुरी माँ से बहुत बदबू आता है, इनको हटा दो, दूसरा जगह शिफ्ट कर दो। और नेचर सी बात है, बदबू आएगा तो कोई भी कहेंगे। तो बाद में मैंने मेडिकल अथॉरिटी से बात करके एक छोटा सा केबिन में शिफ्ट किया और केबिन में शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट हम लोग ने शुरू किया। और मैंने बहुत प्रयास किया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पुलिस का भी साथ लिया ताकि उनके परिवार को खोजूं, ढूंढूं, उसके परिवार आए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर भी हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, उसको सेवा करता गया। एक मर्तबा कुछ कारणवश मुझे सप्ताह भर के लिए बाहर जाना था और जाके जब मैं वापस लौट के आया वो माँ केबिन में नहीं था। तो मुझे ऐसा विचार आया कि शायद इनकी परिवार वाला को समझ गया होगा और शायद लेके गया होगा। 10 दिन के बाद रात का 10 साढ़े 10 के आसपास मुझे कॉल आता है और बोलता है कि बेटा हम मरने वाला है, हमको लेने आओ ना। तो मैं इतना सरप्राइजली बोला कि आप कहाँ हैं? हमको लगा कि आप तो चला गया अपना परिवार के पास या आपको आपका परिवार लोग लेने आया। तो बोला कि नहीं बेटा, आप जाने के बाद एक आदमी आया था और बोला कि लोकल ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक होता है। तो हमको बेटा मरने मन नहीं था, हमको जीना था और मेरा पास तो फ़ोन भी नहीं है, आपका नंबर भी नहीं था, तो हम आपको कॉल नहीं कर सकते। हम वो आदमी का साथ चला गया था और वो आदमी हमको लेके रोइंग में लेके आया है। और जो खेती है, खेती में हम लोग धान रखने का एक झोपड़ी बनाते हैं हम लोग ना, तो वो गढ़ पे हमको चोर के रखा। 1-2 दिन तो आया, उसके बाद वो आदमी आ नहीं रहा है सप्ताह भर से। बेटा हम बहुत तकलीफ में है, प्लीज़ हमको लेने आओ। तो मैंने उनका बात को लेके मैंने बोला कि मैं कल सुबह निकलूंगा आपके पास। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में रोइंग के लिए निकला और वो स्पॉट तक, वेन्यू तक पहुंचते पहुंचते लगभग रात का शाम का 7:30 बज गया। और जैसे ही मैं घर पर चढ़ा वो माँ मुझे देख के खूब रोया और बहुत ज़ोर से मुझे हक किया और हक करके रोते रोते ये बोला कि बेटा हम तो सोच रहा था कि शायद आप नहीं आएगा होगा और हम भी शायद यहाँ मर के मेरा शरीर ऐसे ही अबंडन पड़ा रहेगा, ऐसे ही सड़ जाएगा, ऐसे ही मुझे जंगली जानवर नोच के लेगा। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा मत बोलिए ना, हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था अंतिम तक हम आपके साथ हैं और मैं आज भी बोल रहा हूँ अंतिम तक मैं आपके साथ हूँ। ऐसे करके जब मैंने उनका सोल को हटा के देखा ना भैया, जो छोटा छोटा होल था ना, इतना बड़ा बड़ा होल हो गया उनका शरीर में और जो छोटा छोटा पूक भी इतना बड़ा बड़ा पूक हो गया। तो वो माँ जो उस दर्द को कम करने के लिए कोयला होता है ना, कोयला को पीस के पाउडर बना के डाल देता होल में। एक डेटोल का एक बोतल था, लिक्विड डेटोल का, उसको घाव में डालता था। सोचो कितना पेनफुल रहा होगा ना वो माँ को, कितनी दर्द सहा होगा ना वो माँ को। हम सच में, हम शब्द में बयान नहीं कर सकता, मैं बोल के नहीं बता सकता उस माँ को कितना दर्द हुआ होगा। तो वो माँ को उसे देख के मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला कि होगा, हम लोग कल सुबह जाएगा। लेकिन मैंने उनको सवाल किया कि अरे आपके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, फिर आप हमको कैसे कॉल किया? वो बोले नहीं बेटा, यहाँ से कुछ बस्ती आदमी लोग गुजर रहा था तो मैंने उनका फ़ोन को लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सबको मैं बोलना चाहता हूँ, उस समय पहला बार मुझे जो ऊपर वाला का जो ताकत होता है ना, उनका जो प्यार होता है, उनका जो दया होता है, उनका जो मिरेकल्स होता है ना, पहला बार मैंने करीब से मैंने फील किया जब मैंने उनको बोला कि ठीक है आपके पास मोबाइल फ़ोन तो आ गया लेकिन वो एरिया में बिल्कुल सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है। तो मैंने बोला कि या तो सिग्नल भी नहीं है, ऊपर से आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं है, फिर आपका मेरा पास फ़ोन आना कैसे पॉसिबल है? तो बोला कि बेटा, रोते हुए बोला बेटा हमने भगवान को दिल से याद किया, प्रभु को हम दिल से याद किया और हम ऐसे ही रैंडमली आपका नंबर को दबाया। सोच के देखिए, विदाउट नेटवर्क, विदाउट नंबर फ़ोन मुझे आया, रिंग मेरे पास हुआ। ये भगवान का चमत्कार ही तो है, मिरेकल तो है। शायद भगवान को भी उस माँ का दर्द देखा नहीं गया, ऊपर वाला को भी उस माँ का आंसू को देखा नहीं गया और उसका फोन कॉल्स मुझे आया। मैं स्पीचलेस था उस समय। नेक्स्ट सुबह उनको लेके गाड़ी में बिता के जब लेके आ रहा था ना, वो लेटने का हालात में था, ना बैठने का हालात में, ना खड़ा करने का हालात में था। फिर भी धीरे धीरे उनको लाया मैंने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल। लगभग 8 to 8:30 में मैंने पहुंचा और स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया। स्वामी जी ने
इमरजेंसी ओटी खुलवाया और 2 कटोरी भर के उसके शरीर से फूंक निकला। फिर डॉक्टर बोला कि इसके तो ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन। तब मुझे उस समय केबिन मिला 201 केबिन। वो केबिन मुझे अक्सर मिलता है, इसलिए वो केबिन को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। मैंने जब उसको शिफ्ट करवाया और शिफ्ट करवा कर उनका ट्रीटमेंट करवाया, तो एक मरतबा मैंने एक फ्रेंड को उसके साथ बिठवाया और मैं बाहर उसके लिए पानी लेने गया, तो दोस्त मुझे बोला कि माँ बुला रहे आपको, आप जल्दी आइए। जब मैं उसके पास लौट के गया तो माँ ने अपना हाथ से अपना ऑक्सीजन मास्क को निकाला और बोला कि सिर से ना पिलो को हटा दीजिए। जब मैंने उनका पिलो को हटाया, वो बोला कि बेटा प्लीज़ आपका गोदी में ना मेरा सिर को रखो ऐसा। तो मैंने उसका सिर को लेकर अपने पास रखा। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, बहुत प्यार से मुझे देखा, मेरा गाल में अपना हाथ रखा और बस उसके दोनों आंख से आंसू बहा और उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये मुझे इतना झंझोर के रखा ना उस समय। अभी भी बोलते बोलते मैं कुछ इतना इमोशनल अंदर से हो रहा हूँ, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन वो माँ कितना पीड़ित रहा, दर्द रहा, तकलीफ में रहा, किसी ने भी उसके लिए सोचा नहीं। उस परिवार ने ना सोचा, ना उनकी सोसाइटी ने सोचा। मैं ना ऐसे समझता हूँ, जिस समाज में बुजुर्ग माता पिता का सम्मान ना होना, जिस समाज में महिलाएं का सम्मान ना होना, अपना पत्नी का सम्मान ना, अपना बहन का सम्मान ना होना, वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, वो समाज कभी आधुनिक नहीं बन सकता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए, आधुनिक समाज बनाने के लिए, डेवलपमेंट स्टेट, डेवलपमेंट कंट्री बनाने के लिए हमें अपना बुजुर्ग माता पिता को सम्मान करना चाहिए, अपना महिला स्वरूप पत्नी को, बहन को, माँ को सम्मान करना चाहिए। और अगर सम्मान होता है तो ही हमारा राष्ट्र होगा, तो ही हमारा राज्य कहलाएगा भैया। तो ये एक ऐसा कहानी था जो मुझे बहुत झंझोर के रखा। जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सारे घटनाएं उनके साथ हुआ है, क्योंकि अगर उनके जो कहानी को अगर हम लोग सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 1 महीना भी काफ़ी नहीं होगा। और ऐसे बहुत कहानी है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, जितना जो फोटो अभी हम लोगों ने लगाया, आपको ये दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है जितना जो फोटो देख रहा है, ये रमेश भाई ने उनको जो है मदद की थी, ऐसे लोगों को उन्होंने मदद किया। और मकसद ये नहीं है फोटो दिखाने का कि इनके परिवार वालों को या इनका बेटा बेटी को नीचा दिखाने के लिए, ये बिल्कुल मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ऐसा क्यों हो जाता है, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है अपने माँ को, अपने पिता को जो है सही समय में भूल जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि माँ पिताजी ऐसे होते हैं, जब अपने बच्चा जब जन्म लेता है ना, उस समय माँ और पिता जो भूखा रह सकता है, लेकिन ये अपने बच्चों को जो है बड़ा करने तक, पाल पोसते हुए, इसको जो है भूखा रहते हुए अपने बच्चों को कभी जो है काली पेट सोने नहीं देता है। तो जब इन बुजुर्ग माता पिता को मदद करने के समय आता है, तो उस समय जो है वही बेटा जिनको जो है बचपन में बहुत खूबसूरत तरीके से पाला था, माँ पिता जब भूखा में रह के भी उनको जो है खाना खिलाता है, तो आज वही बेटा, वही बेटी जो है अपने माँ पिताजी को ऐसे हालत में छोड़ जाता है, तो ऐसे समाज को हम लोग क्या कहेंगे। और रमेश भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है कि वो समाज नहीं जहाँ पर अपने माँ पिताजी को, बुजुर्ग जो माँ पिताजी है और अपना जो बहन है, अपना जो बेटी है, अपना जो पत्नी जो कि भगवान स्वरूप होता है, उनको जो है अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है, उनको अगर इज्जत नहीं देता है, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकते। और समाज जब आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग जो है स्टेट के विकास के लिए कल्पना नहीं कर सकते। और स्टेट जब विकास नहीं होगा तो हमारा नेशन जो है विकास नहीं कर सकते। इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही अनगिनत कहानी उनके साथ हुआ है। अगर सबको अगर आज मैं पूछ डालूंगा तो मुझे लगता है कि समय नहीं जुड़ेगा। मेरा अगला आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, समाज को एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है, खासकर उन तमाम युवाओं को जो मतलब आने वाला समय में ऐसे ही रास्ते से गुजरने वाला है। ऐसे आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो है जो चिंपू में जो मौजूद जो हमारा जो क्रमिशन हम लोग ग्राउंड बोलते हैं, या फिर जहाँ पर दफन का जो वो है हम लोग बोलते हैं कि शमशान भूमि है, उसमें जो है हमेशा आप जो है जो अनआइडेंटिफाइड जो डेड बॉडी होता है, फिर अनक्लेम जो डेड बॉडी होता है, ऐसे डेड बॉडी को भी आप उठाकर जो है वहाँ पर जो है खूबसूरत तरीके से फाइनल जो राइट्स के साथ उनको जो है रेस्पेक्ट सम्मान के साथ जो आप जलाते हैं या फिर उसको दफन करते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होता है अभी के समाज में बहुत, क्योंकि आप ना उसको जान पहचान है, ना आपका रिश्तेदार है, ना आपका भाई बहन है, कुछ नहीं है, ना आपका फ्रेंड्स है, फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हैं कि जो लोग जिनका कुछ नहीं होता है, कोई नहीं होता है, उसको जो है ले जाके आप वहाँ
जलाते हैं या फिर दफन करते हैं जी। ऐसे हिम्मत और इतना कितना आप ऐसे कर चुके हैं अभी तक? मैंने तो अभी तक लगभग 92 अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ मैंने क्रिमेट किया है और बरियल किया है। और इसमें भी मैं एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने अभी जो बुजुर्ग माँ का कहानी बताई, ये पहला एक माँ था जिसको मुझे अबेंडेंट स्वरूप मुझे मिला था, अनाथ। तो वो माँ के इलाज के दौरान जब उनका देहांत हो गया था, तो तब तक देहांत होने का बाद भी उसके परिवार के तरफ से उनको बॉडी को क्लेम करने के लिए भी नहीं है। मैंने 2 दिन तक उसका बॉडी को वेट किया, मॉर्चरी में रख के नहीं आया, तो मजबूरन मुझे बाद में उसको क्रिमेट या बरियल के लिए मुझे डिसाइड करना था। तब मैंने डिसीजन किया कि मैं ही कर लूँगा। तब उस समय मुझे पता नहीं था कि अरुणाचल और हमारे जो कैपिटल में भी शमशान घाट है करके, मुझे नहीं मालूम था। तो 2014-15 की बात है, तो माँ को लेके मैंने लालूक शमशान घाट में गया। और जब लालूक शमशान घाट गया तो मेरे लिए बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। और क्योंकि अक्सर मैंने टेलीविजन पर देखा है, टीवी स्क्रीन्स पे देखा है, मूवी में देखा है, बट रियलिटी में हमने कभी नहीं देखा कि किसी को कैसा क्रिमेट किया जाता है। और हमारे लोकल समाज में क्रिमेशंस होता भी नहीं है, तो हमने कभी नहीं देखा। तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, फिर भी नहीं, कैसे भी करके तो उनको मुझे क्रिमेट करना है, उनका अंतिम यात्रा तो मुझे कंप्लीट करना ही है। जब मैंने उनको क्रिमेशंस के लिए जब लकड़ी मैंने सजा रहा था, और लकड़ी सजाने के बाद उनको बॉडी को ऊपर में रखा और जब क्रिमेट कर रहा था, तो मुझे बहुत अजीब सा मुझे फील हुआ, जिसको मैं शब्द में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन वो क्रिमेट होने में लगभग 6 से 7 घंटा लगा। और जब पूरी बॉडी क्रिमेशंस हो गया, और जब क्रिमेशंस हुआ तो मैंने हमेशा से ऐसे सुना है कि हिंदू सभ्यता में खासकर कि हमारा ये शरीर 5 तत्व से बना है, तो ये मरने के बाद ये 5 तत्वों को भी उस 5 तत्वों में लीन करना है, मतलब मिला देना उनको। तब मैं उनको आग से तो जल गया, तो उनको आग में भी जल गया, पानी हवा में भी, आकाश में भी मिल गया, तो पानी में डालना जरूरी था, क्योंकि हम लोग मूवी में अक्सर ये देखा है। तो मैं उसको देखते मैंने जब उसका राख को सिमट रहा था, जब राख को सिमटा तो उसका कुछ हड्डी बस एक छोटा सा कटोरी में ही सिमट गया। तब मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन मैंने सीखा, जो मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। जो हम अहंकारी जीवन जीते हैं ना, कि हम बहुत धनी है, हम बहुत सुंदर है, हम बहुत टैलेंटेड है, हम ये है, हम वो है, जो ऐसे सोचने वाले लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ ना, कि मरने के बाद ना हमारा जीवन बस कटोरी में ही सिमट जाता है। जलने के बाद, मरने के बाद ना हमारा शरीर 5 फुट जमीन में ही दफन हो जाता है, और हमारे शरीर से बदबू आने लगता है, कीड़े हमें खाने लगता है। तो ऐसे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, जो ज़िंदगी ख़त्म होना ही है। अगर ख़त्म होना ही है तो हमें प्यार से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, हमें सब धर्म को सम्मान करना चाहिए, सभी जाति को सम्मान करना चाहिए, हमें मानवता का भावना को लेकर चलना चाहिए। तो मैंने उस शमशान घाट में उस माँ को जलाते समय मैंने सीखा। और जब भी मैं डेड बॉडीज क्रिमेट करता हूँ, हर बार मेरे अंदर का एक एक ईगो टूट के गिर जाता है, हर बार एक एक घमंड मेरा टूट के गिर जाता है। हर बार मुझे यही सिखाता है एक डेड बॉडी कि बेटा आज मैं जा रहा हूँ, कल आप भी आओगे, बेटा आज मैं जा रहा हूँ, कल आप भी आओगे। तो ये बात मैं लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, जो भी गया ना उसके बाद आप भी जाने वाला हो, मैं भी जाने वाला हूँ, आप भी जाने वाले, हम सब जाने वाले हैं। तो जाने वाले हैं तो प्लीज़ अहंकार ना रखें। और साथ ही साथ में मैंने अनक्लेम डेड बॉडीज़ का क्रिमेशंस मैंने ये डिसाइड किया कि हमको ये करना है। तो ये भी एक छोटा सा हादसा है, इसमें मैं ना वर्ग, ना जाति, ना डिस्ट्रिक्ट को मैं रखूँगा। मेरे मकसद सिर्फ है कि लोग समझे। जब मैंने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स में जब सेक्रेटरी महाराज के साथ उसकी कैबिन में डिस्कशंस कर रहा था रिगार्डिंग जो ब्लड डोनेशंस को लेके और अबंडेंट डेस्टिट्यूट को लेके, उस दौरान सडनली हमारे ही लोग 6 से 7 लोग आया सडनली स्वामी जी के रूम में, और आके बोलने लगा कि स्वामी जी आप लोगों का यहाँ कोई डेड बॉडी जलाने का मशीन है क्या? स्वामी जी बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो बोले स्वामी जी आपका यहाँ कोई ज़मीन है क्या ऐसे दफनाने के लिए? स्वामी जी बोले ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे? तो उन लोगों ने रिप्लाई किया कि नहीं स्वामी जी, हमारा बस्ती से एक बच्चा को लेके आया था, लगभग 10-12 साल का एक लड़की बच्चा है, उसका डेथ हो गया कल रात ना, हम लोग के पास समय नहीं है बस्ती जाके दफनाने का। तो अगर आपके पास जलाने का जगह है या दफनाने का जगह दे, तो अगर वो भी नहीं है तो कोई स्वीपर उनसे बोलो ना, उसको बॉडी को देके कहीं अरेंज करने देगा, दफनाने देगा। तो मुझे बहुत खराब लगा। तब मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, जलाने का, फेंकने का, इधर उधर दफनाने का, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? शायद आप इसलिए बोल रहे हैं ये आपका बच्ची नहीं है। कल अगर आपका बच्ची को कोई जलाने का बात करता, फेंकने का बात करता, तो आपको कैसा फील होता? तो उन लोगों ने मेरे साथ में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। ऐसे करके वो बोला कि ठीक है तुम कर लो, इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है ना, होगा तुमको ये डेड बॉडी देके जा रहे, करो। ऐसे करके वो लोग निकल गया। तब मुझे बहुत दुख हुआ। तब स्वामी जी ने मुझे बोला कि बेटा
ये शायद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और अंतिम संस्कार करना ना बहुत पुण्य वाला काम होता है। जिंदगी इंसान का जो अंतिम यात्रा करवा देना ना, खासकर उस इंसान का जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका यात्रा करवाना ना बहुत पुण्य वाला काम है। शायद भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है, बेटा तुम जाके करो इसका अंतिम यात्रा। जब मैं वो बॉडी को देखने गया, आप बिलीव नहीं करेंगे भैया, वो बॉडी को मोर्चरी में फ्रिज में रखा हुआ था। जैसे फ्रिज से मैंने निकाला, प्लास्टिक पे पूरा रैप करके रखा हुआ था। मैंने पूरा प्लास्टिक खोला, वो बच्ची का आंख भी बंद नहीं था और उसका दोनों मुट्ठी इतना टाइट बंद था कि मैं उसका मुट्ठी भी खोल नहीं पाया। तब मैंने सोचा कि बेचारा कितना दर्दनाक मौत इसको मिला होगा, कितना तड़पा होगा, दर्द हुआ होगा। जब मैं सिस्टर को मिलने गया तो सिस्टर को जब मैंने पूछताछ की उस बच्ची के बारे, तो बता रहा था कि वो बच्चे रात भर उसको बहुत तड़प के वो बेड में रह रहा था और हम लोग से जितना हो पाया हम लोग ने भी उनको हेल्प किया। लेकिन मुझे बाद में बहुत दुख लगा कि बेचारा उसको पानी तक पिलाने वाला नहीं, और उस बच्ची ने पानी का एक बूंद के लिए तड़प के अपने आप मतलब डेथ हो गई, उनके देहांत हो गया। तो मुझे बहुत दुख लगा उस चीज़ को लेके। बाद में जब मैंने ही डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं है तो इसका क्रिमेशंस मैं ही करता हूँ, तब जाके उस बच्ची का बाद में मैंने क्रिमेशंस किया। फिर ऐसे ही निरंतर रूप से मुझे अनक्लेम्ड डेड बॉडीज मिलता गया, उनको क्रिमेशंस करता गया, बरियल करता गया। कभी कभी तो भैया ऐसे भी होता था कि कुछ डेड बॉडीज बहुत सर्कमस्टेंसेस हालत में मिलता था, बहुत बुरी तरीके से डिकम्पोज हो गया, शरीर फूल गया और इतना बैड स्मेल आ रहा है, फिर भी आप उसको उठा के शमशान घाट तक लेके जाना और उनको क्रिमेशंस करना ना, तो ये अपने आप में सच में भी आपने जो शुरुआत में बोला, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस एक सिचुएशंस रहता है। और सच में भी ये किसी के लिए भी करना ना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो डेड बॉडी जो इतनी बुरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है और उनको जलाना ना सच में भी बहुत तकलीफ होता है। और हर बार तो मैं तो यही सीखा हूँ, रिपीटली मैं बोलूँगा कि जब भी मैंने एक डेड बॉडी जलाया तो हर डेड बॉडीज मुझे ये बोलता हुआ गया कि अगले टर्न आपका है, अगले टर्न आपका भी होगा। तो हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उस बच्ची को लेके फिर मेरा अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ का क्रिमेशंस और बरियल शुरू हुआ। अभी तक कितना हुआ बड़ा आपने शुरू? 92 डेड बॉडीज़ मैंने क्रिमेट और बरियल किया। ज़्यादातर बॉडीज़ को मैंने क्रिमेट ही किया है, क्योंकि आप चिंपू में जाएंगे देखेंगे बरियल एरिया बहुत छोटा है। कभी कभी मुझे ऐसा सिचुएशन भी पेश करने मिला कि मैं उसको बरियल करना चाहता हूँ, दफनाना चाहता हूँ, मिट्टी जब खोदता है ना अंदर में, उसका अंदर में ऑलरेडी डेड बॉडी होता है, वो भी बुरी तरीके से पूरा सारा हुआ डिकम्पोज होके। तो कभी कभी उस डेड बॉडी का साथ उस डेड बॉडी को भी मुझे डालना होता है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं रहता ना, क्या करूं, खोद दिया जमीन, डालना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी मेरे साथ काफ़ी बार हुआ। और काफ़ी बार तो ऐसे भी हुआ कि लोग बॉडी को बरियल करके जाता है और ठीक तरीका से नहीं दफनाता है, तो जंगली जानवर आके या सुअर लोग आके कबर को खोद देता है, बॉडी को बाहर निकाल देता है और उनको चीर पार के खा देता है और कुछ बॉडी पार्ट्स इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। तो कई बार तो मैंने उस बॉडीज के टुकड़े को फिर से रिकलेक्ट करके या तो मैंने उनको बरियल किया या रिक्रिमेशंस उसको मैंने किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से भी मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप शमशान घाट अपने बॉडी को, अपने कोई रिलेटिव्स की बॉडी को लेके जाते हो, चाहे आप क्रिमेट करते हो, बरियल करते हो, तब अच्छी तरीके से उनको बरियल कीजिए। खूब डीपली आप उनको गड्ढा को कोटिए फिर डालिए, क्योंकि जानवर उनको ना बाहर निकाल के लेके, अगर आप क्रिमेट भी करते हो तो आफ्टर क्रिमेशंस के बाद उस क्रिमेट एरिया को भी आप साफ सफाई करना भी आपका जिम्मेदारी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बोलना चाहूँगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मैंने रहा है और फिर भी मैंने कोशिश की है कि बेहतर उसका अंतिम यात्रा करो, बस। बिल्कुल, क्योंकि जो कहानी जो इनके साथ जो साझा मैं कर रहा हूँ, इसको सुन के भी अगर आप भी करोगे ना, उस समय आपको लगेगा, मतलब कभी कभी होता है ना, डर के भी जो है रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं, या फिर जब आप देशभक्त होता है ना उस समय भी मतलब कुछ चीज़ ऐसे होता है, जब देशभक्ति गाना सुनता है या फिर देशभक्त कुछ भी नृत्य ऐसे देखता है तो उस समय रोंगटे खड़े होते हैं। तो ऐसे काम करना अपने आप में जो हमारे लिए सोचने और समझने वाला बात है। तो आज के समाज में जीके भाई, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि हमने सुना है क्योंकि आप डेस्टिट्यूट और अबेंडन के लिए एक जो है ओल्ड एज होम, क्योंकि अरुणाचल में ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब बड़े शहरों में जब जाता है तो उसमें सरकार के तरफ से या फिर किसी भी सोसाइटी के तरफ से कुछ ऐसे बंदोबस्त किया हुआ है कि जहाँ पर ओल्ड एज होम होता है। और हमारे स्टेट में भी कई जगह में है, जैसे हम तवांग गए थे, तवांग में भी एक है जहाँ पर जो है बुजुर्गों को रखा जाता है, एक ऐसी जगह है और बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों को रखता है। तो अभी सुना है कि नाहरलगुन में आप इस प्रकार का एक प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो जिसका कोई नहीं होता है, जो बुजुर्ग माँ पिता जो होता है,
उसको जो है आप उठा के जो है उसमें रखेंगे, उसका प्रिपरेशन चल रहा है, उसका कुछ कहानी मतलब कुछ उसके बारे में? हाँ जरूर। एक्चुअली हमारे राज्य में बहुत सारे शेल्टर्स होम्स आपको मिलेंगे। जो भी अबैंडन डेस्टिट्यूट होता है, किसी प्रकार का कोई ड्रग्स एडिक्ट है या कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारे शेल्टर होम है। अनाथ बच्चे के लिए शेल्टर होम है। लेकिन हमारे राज्य में ओल्ड एज होम नहीं है जिसमें बुजुर्ग माता पिता को रख सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे भी रहता है कि उनको समय नहीं रहता कि वो अपने माँ पिताजी का समय बिताएं। तो अगर ओल्ड एज होम रहेंगे तो शायद वो अपने माता पिता को बाकी बुजुर्ग माता पिता का साथ रख सके। तो ओल्ड एज होम का मेरा बहुत पहले से प्लान था। लेकिन एक होता है ना कि भैया कि आप कोई भी काम करने के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेस है, जमीन है, तब दिक्कत नहीं होता आपको काम करने के लिए। लेकिन विदाउट रिसोर्सेस और आपके पास कोई जमीन नहीं है और आप ऊपर से आप बहुत यंग एज से आप कर रहे हो ना, तो चैलेंजेस ज़्यादा रहता है। तो मैंने तो 15-16 साल की उम्र में शुरू किया। फिर मेरे पास कोई रिसोर्सेस या अपने पास कोई ज़मीन नहीं है, बस मैं कोशिश करता गया और मेरे मन में था कि एक ओल्ड एज होम कैसे भी करके तो यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहिए। लेकिन अगर सच बोले तो, ये मेरी खुद की परसेप्शन है, मेरी सोच है, सच बोले तो ना कोई भी देश में, कोई भी स्टेट में ना एक्चुअली ओल्ड एज होम होना ही नहीं चाहिए। कोई भी स्टेट में, कोई भी समाज में अनाथ आश्रम होना ही नहीं चाहिए। बात ही नहीं होना ही नहीं चाहिए। समाज में क्यों बच्चे अनाथ होना है? क्यों ओल्ड एज होम का जरूरत पड़ रहा है लोग अपने माता पिता को रखने के लिए? क्यों शेल्टर होम का जरूरत पड़ रहा है जिसमें ऐसा बेअसहाय लोगों को रखे? क्यों ऐसा ड्रग्स एडिक्शन सेंटर बन रहा है? क्यों लोग ड्रग्स ले रहे हैं? ये सब होने का जरूरत ही नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और वो हर राज्य के लिए, हर स्टेट के लिए, हर कंट्री के लिए बहुत शर्म की बात है जिसमें ओल्ड एज होम होता है, जिसमें अनाथालय होता है, जिसमें शेल्टर होम होता है। किसी राज्य में, किसी संसार का कोई कोने में ओल्ड एज होम नहीं होना चाहिए, शेल्टर होम नहीं होना चाहिए और अनाथ आश्रम नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कोई बच्चा अनाथ नहीं होना चाहिए, कोई अपने बच्चे को अनाथ नहीं करना चाहिए, कोई अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कि सब मिलके उनका सेवा करना चाहिए। तो मैं तो सोचता हूँ कि एक्चुअली ये सब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी में मुझे भी अनाथ ओल्ड एज होम का मुझे सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है कि ओल्ड एज होम जिसमें असहाय बुजुर्ग माता पिता को मैं एक छत दे सकूं, उनको रहने का एक अच्छा उनको दे सकूं, कुछ अच्छे खाने का पहनने का दे सकूं। तो उसको लेते हुए मैं काफ़ी साल से कोशिश कर रहा था। तो भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं होता, मैंने सुना है, देर सही बट मिल जाता है। तो अभी हाल ही में एक दीदी ने मुझे बोला कि उनका जो बिल्डिंग है तो उसका फर्स्ट फ्लोर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो वो दीदी मुझे बोला कि टेम्परेरी बेसिस में ही सही शुरुआत तो करूं, तो लोगों को छत दे सकूं। तो दीदी ने बहुत सरल तरीका से, बहुत प्यार से बोला कि भाई इसको आप रख लो और जब तक आप हो सकते हैं आपका जितना भी अंदर में बुजुर्ग माता पिता है उनको यहाँ पे आसरा दो। तो दीदी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि सच में भी दुनिया में ऐसे ऐसे दानवीर लोग हैं जिसको हम दानवीर बोल ही सकता है ना, मतलब, और ऐसे दान करके समाज में आना नहीं चाहता। उसने मुझे बोला कि भाई हमको बताने का ज़रूरत नहीं है कि मैंने दिया और हम कौन है, मेरा फैमिली को बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भैया, क्योंकि आजकल के समाज में कुछ लोग ऐसा है दो दान भी करेंगे, दिनदौरा भी पीतेंगे, दान भी करेंगे वो भी दिखा के दान करते हैं। तो मैं समझता हूँ वो दान नहीं है, दान वो है जो वो दीदी ने किया, अपने घर का फर्स्ट फ्लोर को दिया और बोला कि इसमें आप ओल्ड एज होम बना के ऐसा बुजुर्ग माता पिता को आप रखें। तो अभी वो प्लान चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी उसको सही रूप में एक ओल्ड एज होम का रूप देने के लिए, एक ओल्ड एज होम बनाने के लिए ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत होता है। तो मेरे से जो हो पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लोगों का भी सहयोग का ज़रूरी है। तो मैंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी मैंने अपील की थी, बट बहुत कम लोगों का सपोर्ट मुझे मिला है। तो अभी भी लोगों का मुझे, अगर लोग चाहते हैं कि बुजुर्ग माता पिता के लिए एक घर बने और वो दीदी ने अपने घर दिया उसको बेहतर बनाए, तो लोगों का सहयोग तो बनता ही है। और मैं तो निवेदन भी जरूर करना चाहूँगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि अरुणाचल प्रदेश में खासकर हम लोग देखा जाता है तो ऐसे कई बार होता है कि हमारे यहाँ पर जो है रिवर फेस्टिवल होता है, उसके बाद जो है ऑरेंज फेस्टिवल होता है, कई नामों से फेस्टिवल होता है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है, कार रैली आयोजित की जाती है, साइकिल रैली आयोजित की जाती है, बाइक रैली आयोजित की जाती है। हाँ, ये भी जरूरी है, क्योंकि सरकार का सोच ये है कि अरुणाचल के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये भी सोच सही है। लेकिन उसमें हर साल पैसा कितना सरकार का जाता होगा और सरकार का वापस पैसा कितना आता होगा, ये भी तो सोचना होगा ना। लेकिन जिस बात को रमेश भाई जिक्र कर रहा है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार इसीलिए बनती है ताकि हमारे लोगों को, जो जिसका कोई नहीं होता है, जिसको कोई देखना नहीं चाहता है, जिसको कोई रखना नहीं चाहता है, उन लोगों को भी सही जगह में रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, सेफ्टी देने के लिए सरकार का भी तो जिम्मेदारी होता है। फेस्टिवल को जो है
ऑर्गेनाइज तो करना चाहिए, लेकिन कई बार इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या ये ऑर्गेनाइज जो सही चल रहा है, क्या ये साइकिल रैली, बाइक रैली, कार रैली या फिर किसी भी नाम पर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सही है क्या? उनके उसमें जो करोड़ों का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, अगर कुछ चीज कुछ पैसा वहां से यदि 1% भी साल में 1%, आप मान लीजिए कि 1 करोड़ से 1%, चले मानते हैं 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया भी अगर ऐसे ही हमारा जो बुजुर्ग माता पिता के लिए एक ओल्ड एज होम कुछ बनाया जाता है या फिर कोई काम कर रहा है उसको सहयोग किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार या फिर जो भी काम कर रहा है ये पुण्य जरूर कमाएगा, क्योंकि ये सही काम को करने के लिए लोग चूक जाते हैं। लेकिन जहां पर अमीर लोगों का काम होता है ना, जैसे कि कार रैली करना, बाइक रैली करना, साइकिल रैली करना या फिर बड़ा बड़ा जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, ये लोगों के लिए एक मतलब क्या हम लोग क्या कहेंगे कि जहाँ मौज मस्ती होता है ना, ऐसे करने का एक जरिया होता है। तो इस चीज को भी करना चाहिए, लेकिन इस साइड में भी देखना चाहिए कि और इससे क्या और हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी चीजों को सरकार ध्यान में रखकर जो है, जो ऐसे लोग काम कर रहा है उसको मदद करना चाहिए, कुछ तो मदद करना चाहिए, ताकि पता चले कि सरकार भी इन लोगों के लिए सोचता है, उन तमाम बुजुर्ग के लिए सोचता है जिसके पास कोई नहीं होता है। मैं आने वाला समय में ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन रमेश भाई, आपसे मैं ये एक अपील भी करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूं सभी दर्शकों को कि ऐसे कई बार होता है कि जो अच्छा काम करता है ना, हमारे समाज के लोग भी ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा काम करता है उसके रास्ते में जो है रोड़ा डालते हैं, मतलब बोलते हैं कि इससे क्या होगा, इससे तुम क्या ना उखाड़ लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से बार बार लास्ट टाइम भी हमने अपील किया था, उन तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि यदि आप अच्छा काम नहीं कर सकता है तो जो अच्छा काम करता है उसके रास्ते में रोड़ा भी नहीं बनना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम आप चुपचाप तो बैठ सकते हैं। जो लोग काम कर रहा है उसको तो आप हौसला तो दे सकते हैं ना। आप हौसला देते नहीं हो लेकिन रोड़ा बन जाते हो। जब रोड़ा बन जाता है तो जो अच्छा काम करता है ना उसके लिए भी तकलीफ होता है। मैं उन तमाम लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अच्छा काम करता है उसको करने दें। यदि आप उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकता है तो इस प्रकार का यानी गलत चीज जो कमेंट्स जो है नहीं करना चाहिए। अगर गलत करता है बकायदा आपको करना चाहिए, लेकिन जो सही काम कर रहा है उनको मोरली सपोर्ट करना चाहिए। अजीके भाई, आपसे मेरा अगला ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो अरुणाचल के जनता है इसको दरअसल आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो पहला आपके माध्यम और आपके अरुण भूमि चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा। मैंने शुरुआत में कहा है, जो हमारे बुज़ुर्ग माता पिता असहाय होते हैं, लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, कहीं मेरी नज़रिया ऐसा है, मैं सोचता हूँ कि वो बुज़ुर्ग माता पिता असहाय नहीं है, वो बुज़ुर्ग माता पिता लाचार और बीमारी नहीं है। बीमारी हमारा समाज हो गया, लाचार हमारा समाज हो गया, असहाय हमारा समाज हो गया, हमारा राज्य हो गया, हमारा नेशन हो गया। जब तक हमारे समाज में बुज़ुर्ग माता पिता जब तक हेल्दी नहीं रहेगा, जब तक हमारे लोग हेल्दी नहीं रहेगा, तब तक हमारा समाज तब तक बीमारी है, तब तक लाचार है, तब तक असहाय है। देश को बेहतर बनाने के लिए और राज्य को बेहतर बनाने के लिए मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, हमारे राज्य में या राज्य के किसी कोने में हो या देश के किसी कोने में हो, हर बुजुर्ग माता पिता का सम्मान मिलना चाहिए। ये एक मैं बात जरूर बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात, मैं ये बात भी जरूर अपील करना चाहूँगी कि जो बुजुर्ग माता पिता होता है ना, वो बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा समय ही चाहिए होता है। क्या हम बच्चे थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा समय नहीं दे सकता? क्या हमको देना चाहिए? जो माँ हमको 9 महीना कोख में पालता है, हमको उसके बाद इतनी दर्द को सह के हमको पैदा करता है, वो बोलते हैं ना, हमारे शरीर में एक हड्डी टूटता है कितना दर्द होता है। एक माँ ना 70 हड्डी एक साथ टूटने का दर्द को झेलता है, बच्चे को पैदा करता है। वो ये नहीं पूछता मेरा बच्चा बेटी है क्या बेटा है, वो ये पूछता है मेरा बच्चा कैसा है। आप उस माँ को अनाथ कर देते हो आप, तो सोचिए आप कैसा मानसिकता वाला लोग होता हो। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि उस माँ का उस सेक्रीफाइस को समझे, उस माँ का उस दर्द को समझे। ये अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा। और वो पिता जो हमको अपने हाथ पे रख के हमको चलना सिखाते हैं, वो पिता जब हम छोटे में जब बिस्तर पे सुसु कर देते हैं तंद के मौसम में, और उस तंद के कारण से हम सो नहीं पाता, तो पिता हमको उस पेशाब से उठा के सूखा जगह में रख देता है और खुद उस पेशाब के ऊपर सो जाता है। वो सेक्रीफाइस को हम कैसे भूल जाते हैं जब हम बड़ा हो जाने के बाद। याद रखना, जैसे करनी वैसा भरनी। आप अगर आम का पल बोएगा आपको आम ही खाने मिलेगा, आप संतरा का बीज बोएगा आपको संतरा ही खाने मिलेगा। आप जो कर्म करोगे ना, पल आपको जरूर मिलोगे। तो मैं जरूर सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़
अपने बुजुर्ग माता पिता को सम्मान करें, अपने माता पिता को सम्मान करें और अपने समाज में नारी शक्ति को, जो नारी स्वरूप जो बेटी है, पत्नी है, बहन है, उनको सम्मान करें, उनका इनकरेज बने, उनको एजुकेशंस दे। और आपके समाज में जितने भी लोग अनाथ होते हैं, सोसाइटी मिलके उनका ख्याल रखे। ज़रूर मैं भैया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारा सोसाइटीज़ तो भैया बना के रखे, हर कम्युनिटी का अपनी अपनी सोसाइटी है, लेकिन दुख लगता है कि उसी सोसाइटी का अगर कोई बच्चा अनाथ हो ना, वो सोसाइटी से कोई आगे नहीं आता उस बच्चे को संस्कार देने के लिए। हाँ, उस बच्चे को जरूर अपने पास रखते काम करवाने के लिए, लेकिन उसको शिक्षा कभी नहीं देता। उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, लेकिन उसको जने तने वो कैसे भी करके सरकारी स्कूल में रखेंगे और घर का काम करवाएंगे। ये बात भी सच है, सच कड़वा है लेकिन सच सच होता है। तो मैं हर सोसाइटी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में रख सकते हैं, तो आपके रिश्तेदार के बच्चे जब अनाथ है तो उनको भी आप वही शिक्षा दीजिए, तो ही हमारा समाज बेहतर हो सकता है। और दूसरी बात, हमारा जो सोसाइटी होता है ना, ये मेरी नज़रिया है, मेरी परसेप्शन है, हमारे सोसाइटी जो होता है ना, सिर्फ हम लोग इलेक्शन पर्पस के लिए, इलेक्शन के समय में सब भाई बंधु, मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा दोस्त, सब कुछ बना देता है कॉन्फ्रेंस के लिए, पिकनिक पार्टीज के लिए। लेकिन उसी सोसाइटी का अगर कोई अनाथ होकर, कोई अबेंडेंट होकर हॉस्पिटल में पड़ा है ना, कोई नहीं आता उसको देखने को, बहुत दुख लगता है। और जब उसी सोसाइटी का कोई अमीर आदमी को थोड़ा सा पेट भी दर्द होता है ना, पूरी सोसाइटी मिलकर हॉस्पिटल में जमा हो जाता है उसको देखने को। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो भी सोसाइटी बनाया है कम्युनिटी का, प्लीज़ वो भी अपने एजेंडा में जरूर रखें, अपने सोसाइटी में डिस्कस करें कि हमारा सोसाइटी से कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा और कोई माता पिता अबेंडन नहीं होगा। और सही मायने पर अरुणाचल में अगर अबेंडन का जो नंबर है वो 0 हो जाए ना, मेरे से बढ़कर खुशी और किसी को नहीं हो सकता। हमारे समाज में अगर एक भी बच्चा अगर अनाथ नहीं और हर बच्चा को शिक्षा और एजुकेशन मिल रहा है, संस्कार मिल रहा है ना, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगा। तो मैं ये आपके और आपके अरुण भूमि चैनल के माध्यम से मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे का सहारा बनिए, अपने अनाथ बच्चे को पढ़ाइए और हम सबको मिलजुल के रहना है। हमको कम्युनल नहीं होना है, मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, हमको रिलीजियस नहीं होना है, इंसानियत को ही अपना धर्म मानिए और कोई भी तकलीफ है एक दूसरे को मदद कीजिए। बस इसी सोच के साथ मैं अपने एक निवेदन आप सबके समक्ष में ज़रूर रखना चाहूँगा। और आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना इनकरेज किया, इतना मोटिवेट किया, आपका इतना बिजी शेड्यूल में भी आपने मुझे बुलवाया, आपका समय दिया और आपका ये अरुण भूमि जो मुझे इनकरेजमेंट दे रहा है, जो मोटिवेशनल दे रहा है, ये भी एक हमेशा आने वाले समय में मेरे लिए यादगार बना रहेगा। तो उसके लिए आपको और आपकी सारी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि हमारा ये कोशिश यही होता है कि समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहा है या फिर जो करने जा रहा है, हम भी एक समाज का ही अंग है। तो हमारा मकसद भी यही रहता है कि ऐसे काम को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप भी समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। और समाज के लिए अगर सब लोग मिलकर ऐसे ही काम करेंगे, मुझे लगता है कि अरुणाचल जो है डेफिनेटली खुद ही आगे बढ़ेगा। और समाज के सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपील किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है, रमेश भाई का जो अपील है ये पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ है जिसको आपको बदलना चाहिए, आपका सोच को, आपका नज़रिया को बदलना चाहिए कि हम समाज को किस दिशा में हमको मिलकर ले जाना है। और टीम अरुण भूमि की ओर से हम ये उम्मीद करते हैं कि रमेश भाई आप इस प्रकार समाज के लिए सेवा करते रहेंगे और आपका सेवा जो है हमारा राज्य के लिए और हमारा कंट्री के लिए जो है योगदान देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जब कभी भी आपको लगता है कि हमारा लाइक का कोई मदद अगर टीम अरुण भूमि का आपको लगता है, तो आप निसंकोच हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेरा स्टूडियो में कभी भी आ सकते हैं। हम ऐसे लोगों को, समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मदद करने के लिए हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जब कभी भी आप बोलेंगे हम आपको साथ देंगे और आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जी। और दर्शकों, ये था हम दोनों का थोड़ा सा चर्चा। ये लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें जो बात छुपी हुई है, इसमें जिस विषय में हमने चर्चा की है, ये आप तक पहुंचेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। और हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। हो जाएगा।